वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ उपसर्ग। आपके व्याकरण की पुस्तक से जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग, उसके बारे में जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है मूल। मूल यानी मूल हम सरल शब्दों में देखें तो जड़ को भी कहते हैं, जिससे पौधा उत्पन्न होता है। पर यहाँ मूल उसको कहा गया है जिससे शब्द की रचना हुई हो, जिससे किसी शब्द की रचना हुई हो, उस शब्द के मूल को यहाँ बताया गया है। अर्थात मूल शब्द के पास। अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो बात होती है मूल शब्द के पास की। आगे अब हम समझते हैं कि मूल शब्द के पास कौन और क्या। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है, उसके पास रहता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ को बदल देता है। हम सरल शब्दों में कहें, उसके अर्थ को विशेष बना देता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या कहिए कि उसके अर्थ को विशेष बना देता है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। मूल शब्द, यहां पर जीवन जो है वो क्या है, मूल शब्द है, और आ क्या है, उपसर्ग है। आ जो है एक शब्दांश है जो किसी शब्द से निकला है, और जीवन क्या है, मूल शब्द है जो बहुत सारे शब्दों को जन्म दे सकता है या जिससे मिलकर बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आ उपसर्ग को हम जीवन शब्द के आगे, यानी जो मूल शब्द है जीवन, उसके आगे हम उपसर्ग आ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, आजीवन। अभी जो जीवन था, जो शब्द मूल शब्द कह लीजिए, जो मूल शब्द जीवन था उसका अर्थ था जिंदगी, जीवन। लेकिन जैसे ही हमने आ उपसर्ग को उसके आगे लगा दिया, शब्दांश आ को उसके आगे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आजीवन, यानी जीवन भर। जीवन का अर्थ था जिंदगी, और अब हमने आ लगा दिया तो इसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो गया, जीवन भर, यानी आजीवन। अब दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। गमन मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जाना, और आ शब्दांश यानी उपसर्ग। अब हम आ उपसर्ग को गमन जैसे मूल शब्द में जोड़ देते हैं। अभी मूल शब्द जो गमन है उसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको, जाना। लेकिन जैसे ही हम आ उपसर्ग को उसके आगे लगा देते हैं तो वो बन जाता है आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना। पहले क्या था, जाना। जैसे ही मूल शब्द जुड़ा आ तो उसने अर्थ को बदल दिया और अर्थ हो गया आगमन, जिसको हम कह सकते हैं आना। ठीक है। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शब्दांश क्या होता है और मूल शब्द क्या होता है। शब्दांश किसी शब्द का एक अंश, एक टुकड़ा, एक भाग। मूल शब्द जिससे मैंने बताया आपको कि जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है, जिससे किसी भी शब्द का निर्माण हो, एक ऐसा मूल शब्द जिससे किसी शब्द का निर्माण हो सकता है तो उसे मूल शब्द कहते हैं। उपसर्ग को हम शब्दांश कहेंगे, और एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के, जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वह शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अगर हमें और बहुत ही सरल तरीके से जानना है और सरल तरीके से याद करना है कि उपसर्ग कहते किसको हैं, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है और अपने दिमाग में बिठाने के लिए है। उपसर्ग को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि यह शब्दांश उपसर्ग है। मान लेते हैं उप को मान लेते हैं प्रधान। प्रधान जो विशेष से जो सामान्य से ऊपर होता है, जो साधारण से आगे होता है, तो वो उप। ठीक है। उप को हम मान लेते हैं प्रधान जो सामान्य से अलग होता है। उप मतलब आगे, इस बात को याद रखें, आगे। और इस तरीके से हम अपने मन में या अपने याद के लिए अपने स्मरण में एक बात बिठा लेते हैं कि जो आगे जुड़ता है, उपसर्ग यानी जो शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़ता है, एक ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है, वही उपसर्ग होता है। अगर आपसे कोई पूछे उपसर्ग क्या है, और दूसरा एक और आपका विषय है प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, उसकी हम बाद में विस्तृत व्याख्या करेंगे।
तो जो उपसर्ग है उसको हमने इस तरह समझ लिया कि उप यानी आगे, जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है, एक ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है। अब याद रहेगा ना कि उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है। अब हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार का होता है बच्चों? हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार का होता है, या यूं कह लें कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा, उर्दू शब्दों के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के शब्दों का भी उपसर्ग होता है, हिंदी भाषा के शब्दों का भी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और उर्दू भाषा के भी। ये हम पढ़ेंगे विस्तार से। पहले ये जान लें कि उपसर्ग का प्रयोग जब हम करते हैं, या उपसर्ग के प्रयोग संबंधी जो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है? पहला, उपसर्ग द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है। जो उपसर्ग होते हैं उनके द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है। कभी कभी नवीन शब्दों और उनके अर्थ में, जो मूल शब्द होते हैं, जब उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जब वो विशेष हो जाते हैं, तो वो नवीन शब्द भी बना देते हैं। उपसर्ग जो है वो नवीन अर्थ ही नहीं, एक विशेष अर्थ ही नहीं, बल्कि नवीन शब्दों की भी रचना करते हैं। स्वतंत्र रूप से इन उपसर्गों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किसी शब्द का अंश होते हैं। अगर ये पूरा शब्द होते हैं तो शायद इनका कोई अर्थ निकलता और इनका प्रयोग आप कहीं कर सकते थे, परंतु क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, शब्द का एक छोटा सा अंश होते हैं, तो इनका कोई स्वतंत्र रूप से विशेष महत्व नहीं होता। एक जानने योग्य और बात, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, और एक से अधिक उपसर्ग जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना भी कर देते हैं। तो अब तक हमने समझा उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्गों का प्रयोग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इसे दोबारा से देखते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को विशेष बना देते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है। स्वतंत्र रूप से इनका अपना कोई महत्व नहीं होता। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ते हैं और एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। कल हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। धन्यवाद।